नई जिंदगी मिलने के बाद मैंने सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला किया, आधी रात को ट्रेन पकड़कर भागने जैसा। पिछली जिंदगी में मैं कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की के रूप रंग पर फिदा हो गया था और उसकी मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर ली थी। शादी के बाद वह मुझसे बहुत रूखा बर्ताव करती थी। अगर गलती से भी मेरा हाथ उसे छू जाता तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती थी। बाद में उसे बचाने की कोशिश में एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी और मैं बर्फ में पड़ा रह गया। मरते हुए मैंने उससे पूछा, हमारी शादी के 36 सालों में क्या तुम्हें कभी मेरे लिए जरा सा भी प्यार महसूस हुआ? जिस तरह उसने अनजाने में ही माथे पर बल डाले, वह बेरुखी और दूरी वाला भाव मुझे तुरंत उन प्रेम पत्रों की याद दिला गया जिन्हें उसने अपनी तिजोरी में संभाल कर रखा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसी उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए थी। अपनी आखिरी सांस लेते हुए मैंने अपनी पत्नी के कान में धीरे से कहा, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं 100 डे काउंटडाउन परीक्षा से 100 दिन पहले की असेंबली में था। अपने आसपास जोश से भरे क्लासमेट्स और स्टेज पर प्रिंसिपल का जोशीला भाषण सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे नई जिंदगी मिली है। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग ने पिछली जिंदगी के अधूरे प्यार के लिए मुझ पर दया की हो। इस नई शुरुआत में मैं निश्चित रूप से अपनी ऊर्जा रोमांस के पीछे बर्बाद नहीं करूंगा। फिर भी मेरे बगल में बैठे क्लासमेट्स मुझे जोश दिला रहे थे। फेंग युआन, तुम खोए खोए क्यों हो? जाओ और अपने दिल की बात कह दो, जल्दी करो, प्रिंसिपल तुम्हें नहीं देखेंगे। तभी मैंने अपनी हथेली में दबा हुआ प्रेम पत्र देखा, वही पत्र जो मैंने बाई निंगबिंग के लिए लिखा था। अब मैं उसे यह पत्र किसी भी हाल में नहीं देने वाला था। पिछली जिंदगी में मैंने अपने प्यार का इजहार करने के लिए इसी खास दिन को चुना था ताकि यह साबित कर सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। लेकिन उसने पत्र लिया, सबके सामने सीधे प्रिंसिपल के पास गया और मेरी शिकायत कर दी कि मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा हूं और उसे परेशान कर रहा हूं। मुझे सबके सामने डांट पड़ी और मैं पूरे स्कूल में मजाक का पात्र बन गया। बिना सोचे समझे मैंने पत्र फाड़ दिया। मेरी इस हरकत से भीड़ में हलचल मच गई, लेकिन बाई निंगबिंग सीधे मेरी ओर आया और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, इसे मुझे दे दो। मैं उसे यह पत्र कैसे दे सकता था? मैंने अपनी गर्दन अकड़ा ली और प्रिंसिपल का भाषण सुनती रही, लेकिन बाई निंगबिंग ने सीधे मेरी पैंट की जेब में हाथ डाला और चिट्ठी छीन ली। मुझे हैरानी हुई कि उसने लव लेटर के फटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया और चला गया। क्या यह वही दूर रहने वाला, किसी से बात न करने वाला स्टूडेंट था जिसे मैं जानती थी? ठीक जब मुझे लगा कि वह मेरी शिकायत करेगा, जैसा उसने मेरी पिछली जिंदगी में किया था, वह अपनी सीट पर लौटा और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। यह पहली बार था जब वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया था। हालांकि वह मुस्कान थोड़ी बनावटी और अजीब थी। असेंबली खत्म होने के काफी देर बाद भी मैं उस मुस्कान के बारे में सोचती रही। बाई निंगबिंग पढ़ाई में बहुत होशियार था। बचपन से ही हमारी सगाई हो चुकी थी, इसलिए मैं अक्सर मंगेतर होने के नाते उसे परेशान करती रहती थी। ग्लोबल मैथ ओलंपियाड जीतने के बाद जब उसने पहली बार मुझसे बात शुरू की तो उसकी आंखों में लगभग बेताब गुजारिश थी। फेंग युआन, अगर तुम बस इतना कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं किसी भी शर्त को मान लूंगा। पास खड़े लड़के को देखकर मुझे अचानक सब समझ आ गया। बाई निंगबिंग ने अपना सिर ऊंचा रखा और मुझे गहरी सच्ची नजरों से देखा। लेकिन सगाई कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे मैं बस अपनी मर्जी से तोड़ सकती थी। बाई निंगबिंग को 36 साल तक मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। उसने न सिर्फ मेरे बच्चे पैदा करने से इनकार कर दिया, बल्कि मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं कभी उसका दिल नहीं जीत पाई। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता तक नहीं था। उन 36 सालों ने साबित कर दिया कि मुझसे जबरदस्ती शादी करने से हमारी जिंदगी दुखी हो गई थी। मेरी मौत के पल तक उसे मेरे लिए कभी प्यार महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब उसे बचाने की कोशिश में मुझे चोट लगी और मेरी मौत हो गई, तब भी उसने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। मैंने अपनी जांघ को जोर से नोचा और खुद को उस औरत के बारे में बेवकूफी भरे विचार रोकने का आदेश दिया जिसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। फेंग युआन, धीरे चलो, वह इसी तरफ आ रहा है और अभी माहौल तनावपूर्ण है। मेरे दोस्त शियाओ यान ने पीछे मुड़कर बाई निंगबिंग को देखा। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम प्यार के लिए आगे बढ़ोगे? प्यार के लिए कौन आगे बढ़ेगा? औरतें तो बस मेरी तलवार निकालने की रफ्तार को धीमा करती हैं। बाई निंगबिंग को पास आते देख मुझे अचानक अजीब सी घबराहट हुई। जैसे ही शियाओ यान ने मुझे वो गुलाब दिया जो मैंने पहले तैयार किया था, मैं क्लासरूम की तरफ भागा। मैंने बाई निंगबिंग के बारे में सोचना छोड़ दिया था, तो फिर मैं उसके लिए कोशिश क्यों करता? मेरे लिए वह अब एक डरावना खतरा था, एक ऐसा राक्षस जो मेरी जिंदगी की नई शुरुआत को बर्बाद कर सकता था। मैं क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन शियाओ यान ने मुझे रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। उसने अपने हाथ में पकड़े गुलाब और मुझे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यह प्लान का हिस्सा नहीं था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसने पूछा और बुखार चेक करने के लिए मेरा माथा भी छुआ। बुखार तो नहीं है, तो फिर ये फूल किस लिए है? फांग युआन, तुम दोनों क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल के हालिया लेक्चर को नजरअंदाज करते हुए जो एक कान से अंदर गया और दूसरे से बाहर निकल गया। मैंने अपने होमरूम टीचर को देखा जो अचानक हमारे सामने आ गए थे। तेजी से सोचते हुए मैंने गुलाब उनकी तरफ बढ़ा दिया। मिस्टर ल्यू, ये आपके लिए है। मुझ पर भरोसा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। मुझे आखिरकार समझ आ गया है। आज से मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई
करूंगा। टीचर लियू ने अजीब तरह से गुलाब ले लिया। अगर तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी ना करो तो भी बहुत है। अगली बार ऐसी बचकानी हरकत मत करना, ये शर्मनाक है। फूलों को पकड़े हुए वह घबराए हुए अंदाज में जल्दी से चले गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुंह जैसे बेकार और आवारा लड़के से ऐसी अच्छाई देखने को मिलेगी। हालांकि उनकी नजर आखिरकार बाई निंगबिंग पर पड़ी, जो दूर से सब देख रही थी। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ओल्ड लियू सब कुछ समझ गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने बस एक मुश्किल बला से पीछा छुड़ाया था। भीड़ के मजाक उड़ाने वाले चेहरों को नजरअंदाज करते हुए मैं क्लासरूम की तरफ मुड़ा, लेकिन बाई निंगबिंग ने मुझे रोक लिया। ओल्ड लियू के जाने के बाद उसके लिए अपनी चाल चलने का मौका बन गया था। मैंने बाई निंगबिंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में तेज गुस्सा था और मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ से दफा हो जाओ और पढ़ाई करो, मैंने ओल्ड लियू के कड़े अंदाज में चिल्लाकर कहा। भीड़ में तरह तरह की बातें होने लगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ चल रहा है? फैंग युआन भाव खा रहा है और पता है क्या, लगता है यह काम कर रहा है। देखो बाई निंगबिंग उसे कैसे देख रही है। लगता है फैंग युआन उसका दिल जीतने ही वाला है। क्लासरूम में घुसते ही मैं थोड़ा लड़खड़ाया। क्या तुम लोगों के पास करने को कुछ बेहतर नहीं है? क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? क्या तुम प्रिंसिपल की बातें भूल गए हो? वह और मैं बस आम स्कूलमेट्स हैं। तुम लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? सबके सामने यह कहना कि हमारे बीच कुछ नहीं है, उससे उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए था, है ना? फिर भी बाई निंगबिंग अविश्वास के साथ मेरी ओर बढ़ी। फैंग युआन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने भौहें सिकोड़ी। वह सचमुच मुझसे बात करने की पहल कर रही थी। क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? क्या तुम्हें इसका सीधा मतलब समझ नहीं आता? यह औरत इतनी मुश्किल क्यों थी? प्यार जताना या स्नेह दिखाना गलत था और अब खुद को दूर रखना भी गलत था। यह सच में चिड़चिड़ापन पैदा करने वाला था। मेरी जेब से लव लेटर निकालने और ऐसी अजीब हरकतों के बीच मुझे फिर से याद आया कि औरतें धरती पर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जीव होती हैं। मैंने उन्हें समझने में पूरी जिंदगी बिता दी थी, लेकिन अब मुझे सच में कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। अपनी सीट पर लौटने के बाद ही बाई निंगबिंग मेरे क्लासरूम से गई, जबकि मैं अपने क्लासमेट्स की हैरान नजरों के बीच मैंने अपनी टेक्स्ट बुक निकाली और पढ़ाई शुरू कर दी। ज्याओ यान मेरे बगल में धड़ाम से बैठ गया और दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ मेरे कंधों पर रख दिया। फैंग युआन, तुमने अपने दोस्त को बताए बिना ही तरीका बदल लिया, तो बताओ अब तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? मैंने उसे छिड़कर देखा। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम अभी जाकर पढ़ाई करो, बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना अगर तुम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी पिटाई कर दी। ज्याओ यान एक अमीर परिवार से था। अगर उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं भी होता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस उसे जोरदार पिटाई मिलती। ज्याओ यान सचमुच हैरान था। तुम सच में हार मान रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे जाने दे सकते हो? मैंने सुना है कि उसकी कोई प्रेमिका है। ये तो बहुत बढ़िया है। अब मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मैं अपनी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ नहीं बिताना चाहता जो मुझसे प्यार ही न करता हूँ। इस जिंदगी में मैं बस अपना बेस्ट देना चाहता हूँ और अपने पापा के साथ मिलकर अपना करियर बनाना चाहता हूँ। अगर किस्मत से मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो मुझे सिर्फ प्यार भरी नजरों से देखे तो मैं उसे कभी निराश नहीं करूंगा। फिर हमारे 1-2 बच्चे होंगे और मैं भी अपने माता पिता की तरह एक खुशहाल और संतुष्ट परिवार बना पाऊंगा। ज्याओयान एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसने मुझे बहुत तारीफ भरी नजरों से देखा। फैंग युआन, मुझे नहीं पता कि यह बात समझने के लिए तुम्हें किन हालात से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस शाम स्कूल से घर लौटने के बाद मैंने खुद पहल करके अपने माता पिता से सगाई तोड़ने के बारे में बात की। उनके हाथों में पकड़े तरबूज के टुकड़े सीधे जमीन पर गिर गए। सगाई तोड़ना? बेटा, क्या तुम बाई निंगबिंग से बेइंतहा प्यार नहीं करते थे? असल में बाई निंगबिंग के लिए मेरा प्यार सबको पता था, इसीलिए उसके दादाजी ने मरने के दिन तक सगाई तोड़ने से इनकार कर दिया था। नतीजतन बाई निंगबिंग हमेशा यही मानता रहा कि मैंने उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए गलत तरीके अपनाए थे। जैसे ही मैं कुछ समझाने वाली थी, दरवाजे की घंटी बजी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि बाई निंगबिंग, जो आमतौर पर मेरे साथ जहरीले सांप जैसा बर्ताव करता था, सचमुच हमारे घर आया था। मेरी हैरान नजरों के सामने बाई निंगबिंग धीरे से बोला, अंकल, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फैंग युआन ने कहा कि वह मन लगाकर पढ़ना चाहता है, इसलिए मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ। तुम्हें मुझे पढ़ाने के लिए किसने कहा? क्या मैं खुद कोई प्राइवेट ट्यूटर नहीं रख सकती? मैंने गुस्से में कहा। तुम ग्लोबल मैथ ओलंपियाड की तैयारी पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? मुझे क्यों पढ़ाना? क्या उसे डर नहीं था कि उसकी प्रेमिका को जलन होगी? मुझे पूरा भरोसा था कि थोड़ी सी कोशिश से किसी टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना मेरे लिए बहुत आसान होगा। पैसे क्यों बर्बाद करना? तो तय रहा, मैं तुम्हें स्कूल के बाद पढ़ाऊंगा। बाई निंगबिंग ने मुझे मना करने का मौका भी नहीं दिया और मुड़कर चला गया। मैंने और मेरे माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे बादल छंट गए हों और चांद दिखाई दे रहा हो। फिर भी पापा की मजाक मस्ती के बावजूद मैं मुस्कुरा नहीं पाई। अगर मैं ऐसे पत्थर दिल इंसान के पीछे पड़ी रहती तो मैं सचमुच बेवकूफ कहलाती। इसे गंभीरता से मत लो। मुझे लगता है वह बस मजाक कर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने आज सुबह अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की और सबके सामने कह दिया कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जिससे क्लास के सामने उसकी बेइज्जती हुई। या हो सकता है कि वह ट्यूशन सेशन का इस्तेमाल मुझे सगाई तोड़ने के लिए
लिए मनाने के लिए करना चाहता हूँ। यही एकमात्र वजह समझ में आती है। अगले दिन जब मैं नींद भरी आंखों को मलते हुए क्लासरूम में गई तो मेरी मुलाकात बाई निंगबिंग से हुई। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन बिना हेलो कहे ही आगे बढ़ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फैंग युआन, क्या तुम अंधी हो? उसके लहजे से मैं सिहर उठी और मेरी नींद तुरंत गायब हो गई। मेरी पिछली जिंदगी में बाई निंगबिंग मुझसे बिल्कुल ऐसे ही बात करता था। मुझे अक्सर शक होता था कि वह भावनाओं से रहित कोई रोबोट है, वरना 37 डिग्री शरीर के तापमान वाले मुंह से निकले शब्द इतने ठंडे क्यों लगते? फिर भी अभी अभी उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी की झलक थी। मैंने तुरंत अपना सिर हिलाया। शायद मैंने गलत सुना होगा। क्या बात है? बाई निंगबिंग ने कुछ सेकंड तक मुझे अजीब नजर से देखा, फिर मुझे गर्म नाश्ता और हाथ से लिखे घने नोट्स वाली एक नोटबुक थमा दी। तुम्हारे लिए। ये क्या हो रहा था? आमतौर पर मैं ही उसके क्लासरूम के बाहर उसका इंतजार करती थी ताकि उसे चीजें दे सकूं। वह क्या कर रहा था? मेरी हैरान नजरों के सामने बाई निंगबिंग ने वे चीजें मेरे हाथों में थमा दी और दौड़ते हुए चला गया। मैं खोई खोई सी अपनी सीट पर वापस लौटी। नाश्ते में मेरा पसंदीदा सूप भरा डंपलिंग था और नोटबुक के आखिरी पन्ने की स्याही अभी पूरी तरह सूखी नहीं थी। उसकी आंखों में दिखी ठंडक को याद करते हुए मैं सोचने लगी कि क्या वह पूरी रात जागकर वे नोट्स लिखता रहा था। जैसे ही यह ख्याल मेरे मन में आया, मैंने खुद के सिर पर जोर से कुछ थप्पड़ मारे। तुम कैसा खेल खेल रही हो? शुरुआती झटके से उबरने के बाद शियाओयान ने एक शरारती मुस्कान के साथ मुझसे पूछा। अरे चालाक दोस्त, मुझसे इतनी बड़ी खबर छिपाई? उसने हैरानी से जीभ छटकाते हुए मेरे हाथ से नोटबुक छीन ली। यार, मुझे तो चिंता थी कि कल ब्रेकअप की वजह से तुम्हारी नींद उड़ गई होगी, लेकिन तुम तो देखो, तुमने तो अपनी गॉडेस पसंदीदा लड़की को पा लिया। ये तो वफादारी वाली बात नहीं हुई। जैसे ही शियाओयान ने पन्ने पलटे, 2 कागज के टुकड़े नीचे गिर पड़े। एक कागज तो मुझे बहुत अच्छे से पता था, जिसे बाई निंगबिंग ने कभी बहुत संभाल कर तिजोरी में रखा था, जबकि मैंने उसे जो लाखों डॉलर की ज्वेलरी दी थी उसे उसने मामूली चीज समझकर यूं ही फेंक दिया था। उसने मुझे बताया था कि यह एक लव लेटर था जिसे उसने कभी भेजा नहीं था। ये सोचकर ही मेरा दिल दुखने लगा। दूसरा कागज शियाओयान के हाथ में आया। अरे बाप रे, फांग युआन, ये तो बाई निंगबिंग का बनाया हुआ तुम्हारे लिए स्टडी प्लान है। तभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। असल में तो तुम अपनी लड़की को इम्प्रेस करने का घुमावदार तरीका अपना रहे थे। मैंने उदास चेहरे के साथ बाई निंगबिंग के स्टडी शेड्यूल को देखा और उसे सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। बकवास, किस दुनिया में वह मेरी पत्नी है? मेरी नोटबुक में बिना भेजा हुआ लव लेटर डालना? साफ है कि वह चाहता था कि मैं हताश होकर हार मान लूं, खासकर उस लेटर में लिखी बातों को देखते हुए। कुछ शब्दों को छोड़कर बाकी सब सिर्फ मुश्किल इक्वेशंस, समीकरण थे। मुझे अच्छी तरह पता था कि वह क्या था। बाई निंगबिंग और उसकी प्रेमिका के बीच का एक लव लेटर जो ऐसे गणितीय कोड में लिखा गया था जिसे सिर्फ वे दोनों ही समझ सकते थे। मुझे इतना गुस्सा आया कि लगा जैसे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने बाई निंगबिंग का दिया हुआ नाश्ता भी कूड़ेदान में फेंक दिया। और रही बात नोटबुक की, तो मानना पड़ेगा वो वाकई बहुत डिटेल्ड थी, बहुत ही ज्यादा। ये मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए एकदम सही था जिसने देर से सीखना शुरू किया था। स्कूल खत्म होने के बाद भी वे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में घूम रहे थे। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुझे स्टडी रूम में जल्दी जाने को कहा। वहां एक सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा था। ये जानते हुए कि उन्हें मेरे पिता को सरप्राइज देना कितना पसंद था, मैं उत्सुकता के साथ स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर गई, लेकिन सीधे किसी से टकरा गई। बाई निंगबिंग, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैंने अपनी माँ की ओर देखा और तुरंत समझ गई। यही वह सरप्राइज था जिसके बारे में उन्होंने बताया था। ये सरप्राइज से ज्यादा एक झटका जैसा लगा। बाई निंगबिंग के लहजे में नाराजगी थी। ये बिल्कुल वैसी ही ठंडी, बेपरवाह बात थी जो वह तब कहते थे जब मैं किसी सोशल इवेंट से देर से घर लौटती थी। बस आज उसमें थोड़ी शिकायत। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सचमुच, जिसे वह पा नहीं सकते थे, उसके लिए जीवन भर तड़पने के बाद उनका भ्रम साफ तौर पर और बढ़ गया था। तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? अगर कोई तुम्हें इतनी देर यहाँ देखेगा तो बुरा लगेगा, लोग गलत सोच सकते हैं। बाई निंगबिंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। किस तरह की गलतफहमी? तुम्हें ट्यूशन देने में शर्म की कोई बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं है। मैं पूरे दिन पढ़ाई करके पहले ही थक चुकी हूँ। सचमुच, जैसे ही मैंने उन्हें जाने के लिए कहा, उनके होंठों की हल्की मुस्कान गायब हो गई और उनका चेहरा वापस अपने सामान्य बेपरवाह ठंडे भाव में आ गया। तो मैं कल आऊंगा, वापस आओगे? इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, वह तेजी से वहां से चले गए। मैं सोचने लगी, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया था? वह ऐसे लग रहे थे जैसे रोने ही वाले हों। मैंने तुरंत इस विचार को मन से निकाल दिया। बाई निंगबिंग ने मेरे लिए कभी कोई भावना नहीं दिखाई थी। रोना तो दूर की बात है। यह याद करते हुए कि मेरी मौत के दिन तक वह कितने ठंडे और दूर रहे थे, मैं अपनी सगाई को जल्द से जल्द तोड़ने के लिए और भी दृढ़ हो गई। अगले हफ्ते बाई निंगबिंग ग्लोबल मैथ ओलंपियाड में व्यस्त रहे और मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। मुझे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन मैं यह भी समझती थी कि किसी लत को छोड़ना और किसी चीज से आगे बढ़ना रातों रात नहीं हो सकता। जब तक मैं उसे परेशान नहीं करता, वह स्वाभाविक रूप से मुझसे दूर ही रहता। इसके अलावा एक मुसीबत आने वाली थी।
थी। जल्द ही मुझे किसी गली में उसके किसी चाहने वाले ने घेर कर पीटा था। अपनी पिछली जिंदगी में अस्पताल पहुंचने की बात याद करते ही मेरे पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द होने लगा। इस जिंदगी में मैंने बाई निंगबिंग को उकसाया नहीं था, तो क्या उन सिरफिरों का गुस्सा मुझ पर नहीं बरसना चाहिए था? फिर भी स्कूल के गेट से निकलते ही मैंने खुद को डंडे लिए लोगों के एक झुंड से घिरा हुआ पाया। फेंक युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? समय बदल गया था। क्या इसीलिए कि मैं अपनी पिछली जिंदगी की स्क्रिप्ट का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए पिटाई भी जल्दी हो गई? एक समझदार इंसान जानता है कि ऐसी स्थिति में हारने वाली लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं। मैंने तुरंत हार मान ली और कहा, चलो शांति से बात करते हैं। लेकिन उस झुंड ने एक दूसरे को समझदारी भरी मुस्कान दी और उनके डंडे मुंह पर बरसने लगे। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और कड़वी मुस्कान के साथ अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। फिर भी एक पल बाद कोई चोट नहीं लगी, इसके बजाय एक जानी पहचानी खुशबू आई और अचानक मुझे एक गर्म आलिंगन में ले लिया गया। एक दबी हुई कराह सुनकर मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। जो व्यक्ति अपने शरीर से मेरी रक्षा कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे एक मुर्गी अपने चूजों की रक्षा करती है, वह कोई और नहीं बल्कि बाई निंगबिंग था। उसकी पीठ पर लगी जोरदार चोट के दर्द से उसका गोरा चेहरा और भी पीला पड़ गया था। मैं उसे देखने के लिए जल्दी से उठा। बाई निंगबिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिछली जिंदगी की पिटाई की यादें ताजा होने के कारण मेरी आवाज डर से कांप रही थी। मैं बस उस दर्द की कल्पना कर सकता था जो वह सह रहा था। निंगबिंग, मुझे माफ कर दो। एक बार शुरू करने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरा मकसद तुम्हें मारना नहीं था। क्या दर्द हो रहा है? मेरी गलती थी। यांग वेई, जो उसका जुनूनी पीछा करने वाला था, अपना डंडा पहले ही गिरा चुका था और बाई निंगबिंग से घबराकर माफी मांग रहा था। बाई निंगबिंग ने मेरे हाथों को हटा दिया और यांग वेई की हैरान नजरों के सामने डंडा उठाया और यांग वेई पर एक के बाद एक जोरदार वार किए। अगर मैं नहीं आती, उसने उसे मारते हुए रूखेपन से कहा, तो क्या तुम अपने आदमियों से उसे पीट पीट कर मार डालने वाले थे? यांग वेई इस हमले से चौंक गया। उसके गुर्गों ने बाई निंगबिंग पर हमला करने के लिए अपने डंडे उठाए, लेकिन यांग वेई ने उन्हें रोक दिया। निंगबिंग, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था ताकि वह तुम्हें परेशान करना बंद कर दे। मैं कानून का पालन करने वाली नागरिक हूँ। हाँ जरूर। मेरे दिल की देवी अपनी ऊंची जगह से नीचे उतर आई थी। वह हैरानी की हद तक जमीन से जुड़ी हुई थी। किसी को मारने के बाद बाई निंगबिंग ने सचमुच एक बहुत ही असभ्य हरकत की। उसने यांग वेई को धक्का दे दिया। यांग वेई और मैं दोनों ही हैरान रह गए। इससे पहले कि मैं होश में आता, यांग वेई ने दांत पीसते हुए और पूरी तरह से दुखी दिखते हुए बाई निंगबिंग से पूछा, निंगबिंग, तुम सचमुच इस लड़के का बचाव कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम उससे सबसे ज्यादा नफरत करती हो। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, मानो बाई निंगबिंग ने उसे धोखा दिया हो। हालांकि बाई निंगबिंग ने चुनौती भरे अंदाज में अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। अगर मैं उसका बचाव नहीं करूंगी तो क्या तुम्हें उस पर हमला करने दूं? मैंने कब कहा कि मैं उससे नफरत करती हूँ? अगर मैंने तुम्हें दोबारा आयुआन पर हाथ उठाते देखा तो यकीन मानो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैंने अपनी आंखें मली और कान खुजलाए। मेरे सामने का नजारा बस अविश्वसनीय था, अवास्तविक, यहाँ तक कि अजीब भी। ये कुछ ऐसा था जिसका मैंने कभी सपना देखने की भी हिम्मत नहीं की थी। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे एक गली में खींचकर इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि मुझे आधे महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा था। फिर भी बाई निंगबिंग मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई थी। बाद में जिस औरत से वह प्यार करता था, वह अस्पताल में एक संदेश लेकर आई, अगर मरना नहीं चाहते तो बाई निंगबिंग से दूर रहो। अगली बार मामला सिर्फ अस्पताल में रहने जितना आसान नहीं होगा। मू फेंग युआन ने कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेली थी। जाहिर है मैं लड़ना चाहता था, लेकिन वह कायर भाग गया और मेरे अंदर गुस्से का गुबार भर गया जिसे निकालने का कोई जरिया नहीं था। और बाद में बाई परिवार पर एक संकट आया और बाई निंगबिंग के दादाजी उसे विदेश से वापस ले आए ताकि वह मुझसे शादी कर सके। मुझे पता था कि जबरदस्ती का रिश्ता अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि क्या मेरी ईमानदारी उसका दिल जीत सकती है। आखिर में मैंने बस अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सोचकर बाई निंगबिंग ने जब मेरी रक्षा की थी, तब जो शुक्रगुजारी का एहसास हुआ था वह पूरी तरह गायब हो गया। शुक्रिया। क्या तुम्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत है? जिस तरह से उसने अभी यांग वेई को पीटा था, उससे मुझे पता चल गया कि वह ठीक है। आखिरकार उसने यांग वेई के साथ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। ये उस बेरहमी जैसा बिल्कुल नहीं था जो उसने पिछले जन्म में मेरे साथ दिखाई थी। उसने तुरंत डंडा फेंक दिया, अपनी नाजुक भौहें सिकोड़ी और कमजोर और बेबस दिखते हुए मुझसे कहा, आ युआन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे अस्पताल ले जा सकती हो? मैंने अपनी सांस रोक ली। वह मेरे साथ नखरे दिखा रहा था। मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया था। बस मेरी आंखें ही मेरे सामने खड़ी उस लड़की नहीं, उस लड़के को देख रही थी। मैंने बस शिष्टाचार के नाते पूछा था, यह सोचकर कि बाई निंगबिंग मना कर देगा। पिछले जन्म में सिर्फ उसी से प्यार करने और दूसरी लड़कियों से दूर रहने के कारण मैं सिर्फ अपने माता पिता से मिले थोड़े बहुत अनुभव के आधार पर ही ये समझ पाई कि वह सहानुभूति पाने के लिए कमजोरी का नाटक कर रहा था। यह एहसास होते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। यांग वेई, बाई
बाई निंगबिंग के व्यवहार में आए इस बड़े बदलाव को देखकर उतनी ही हैरान थी। उसकी आंखें मानो बाहर निकल आने को थीं। आखिर में मैं न चाहते हुए भी बाई निंगबिंग को अस्पताल ले गई। जैसा कि उम्मीद थी, ये बस मांसपेशियों की मामूली चोट थी। डॉक्टर ने हमें स्कूल यूनिफॉर्म में देखा तो कुछ हिचकिचाते हुए हमें नसीहत दी। हमें कम उम्र में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि रोमांस के लिए बाद में बहुत समय मिलेगा। बाई निंगबिंग और मैं दोनों ही बुरी तरह शर्मा गए। डॉक्टर, आप गलत समझ रहे हैं, वह और मैं बस क्लासमेट्स हैं। बाई निंगबिंग ने तुरंत मेरी तरफ गुस्से से देखा। उसकी आंखों में नाराजगी थी। सच में उसे क्या हो गया था? यह बदलाव इतना जबरदस्त था जैसे वह पूरी तरह से कोई और इंसान बन गया हो। उसके हालिया व्यवहार के बारे में सोचते हुए मेरे मन में एक डरावना ख्याल आया। क्या वह भी पुनर्जन्म लेकर आया है? लेकिन मैंने तुरंत इस ख्याल को मन से निकाल दिया। अगर उसे नया जीवन मिला होता तो वह मुझे खुद से दूर रखने की पूरी कोशिश करता। अगर मैं उसकी जगह होती तो खुशी से झूम उठती और अपने सच्चे प्यार के साथ रहने और पिछले जीवन के पछतावे को दूर करने के लिए बेताब होती। तो फिर वह मेरे करीब आकर इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? अस्पताल के बाहर बाई निंगबिंग ने होंठ सिकोड़े और मेरी आस्तीन खींची। तुमने हमारे रिश्ते से इनकार क्यों किया? उसकी वे आंखें जो आमतौर पर भावहीन और ठंडी रहती थीं, अचानक नम और बड़ी हो गईं, जैसे किसी सताए हुए हिरण के बच्चे की हों। उस दिन तुम साफ तौर पर मुझे अपने दिल की बात बताने वाले थे, फिर तुमने वह गुलाब अपने होमरूम टीचर को क्यों दे दिया?